दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां सेल्फी के चक्कर में गाड़ी में बैठे दो लोग मौत के मुंह में फंस गए। यह घटना उस वक्त हुई जब वहां की कारम नदी में अचानक बाढ़ आ गई और खतरनाक हुई नदी देखते ही देखते गाड़ी को निकल गई। इस मंजर ने वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। गणपति मंदिर है, गाड़ी एक कड़ाई ने जा रही है। सामने आई एक वीडियो में गाड़ी 300 फीट गहरी खाई में गिरती हुई दिखी। इस घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। ओए विजय, कार जा रही, कार जा रही, कार। कारम नदी में अचानक आया सैलाब गाड़ी को काफी दूर तक बहा कर ले गया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि गाड़ी में बैठे लोगों को किसी तरह बचा लिया गया। ऊपर चले जाओ। बताया जा रहा है कि नदी में अचानक आई बाढ़ की वजह से कुल 3 गाड़ियों को वहां नुकसान पहुंचा, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के पास लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी। मुंबई में पूर्व नौसेना अधिकारी से मारपीट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में एक बैंक मैनेजर के साथ मारपीट कर दी। इस घटना पर बीजेपी ने राज्य की उद्धव सरकार को आड़े हाथों ले लिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता बैंक मैनेजर के साथ मारपीट करते हुए दिखे। हंगामे के समय एक पुलिस वाले ने बैंक मैनेजर को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसकी एक नहीं सुनी और बैंक मैनेजर को पीटना शुरू कर दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी ने राज्य की उद्धव सरकार को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस के नेता बुल्ढाना में एक बैंक मैनेजर के दफ्तर में गए और उसको बहुत बुरी तरह से मारा। क्या यही इनका उखाड़ देना है? बताया जा रहा है कि बैंक मैनेजर पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसके साथ मारपीट की, जिस पर हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया। केरल सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील को कोल्लम में बीजेपी और कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ा। सोने की तस्करी के मामले में नाम सामने आने के बाद से केटी जलील का राज्य में लगातार विरोध हो रहा है और कोल्लम में तो बीजेपी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अचानक उनके काफिले को घेर लिया और हंगामा करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री केटी जलील को काले झंडे भी दिखाए और उनके इस्तीफे की मांग भी की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को धकेलकर पीछे कर दिया, जिसके बाद केटी जलील की गाड़ी तेज रफ्तार में वहां से निकल गई। इससे पहले मलप्पुरम में भी केटी जलील के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया था। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिस ने एक हुक्का बार पर छापा मारा। दिल्ली के पास गाजियाबाद में सरकारी आदेशों के खिलाफ एक बार में हुक्का परोसे जाने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से पहले बार का मालिक फरार हो चुका था। 5 महीनों के लंबे इंतजार के बाद देश की राजधानी दिल्ली में आज से जिम और योग केंद्र खुल गए हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने 30 सितंबर तक साप्ताहिक बाजारों को खोलने की इजाजत भी दे दी है। यूपी के मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में 16.5 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे बनकर तैयार हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्रों में इस रोपवे का उद्घाटन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में कोरोना विजय रथ को हरी झंडी दिखाई। सरकार के इस कोरोना विजय रथ में 6 गाड़ियां शामिल हैं, जिनके जरिए लोगों को कोरोना और उससे बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया जाएगा। फ्री में मास्क, सैनिटाइजर और जन जागरण के बातें कही जाएगी, जो बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 2 लोगों ने सड़क पर मिले 2.5 लाख रुपए लौटाकर ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। एक दिन पहले हुई इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग बैठे दिखे। इनमें पीछे बैठे शख्स के कंधों पर एक बैग लटका हुआ नजर आया, जिसमें 9 लाख रुपए रखे थे। दोनों वहां से गुजर ही रहे थे कि तभी बैग की चेन खुली होने की वजह से नोटों की कुछ गड्डियां नीचे गिरती हुई नजर आई। बताया जा रहा है कि 2.5 लाख रुपए बैग से वहां नीचे गिर गए और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। उनके वहां से गुजर जाने के बाद एक आदमी वहां पहुंचा और उसने ये पैसे वहां से उठा लिए। काफी देर बाद जब बाइक सवार पैसे ढूंढते हुए वहां वापस आए तो उसने बिना किसी देर किए उन्हें उनके 2.5 लाख रुपए उन्हें लौटा दिए। जिस व्यक्ति का पैसा ले जा रहे थे 9 लाख, उसने कहा 2.5 लाख यहाँ गिर चुका था। उसको मैं बकायदा यहाँ बुलाकर वीडियो फुटेज दिखाया, फिर मैं उसको समर्पण किया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी उसकी तारीफ की। न्यूज 18 इंडिया ने भारत चीन के बीच बने सीमा विवाद पर बड़ी पड़ताल की है। पड़ताल में पता लगा है कि 29 और 30 अगस्त की रात कैसे भारतीय सेना के जाबाजों ने दक्षिणी पैंगोंग की कई चोटियों पर कब्जा जमाया।
कब ये प्लान तैयार किया गया और कैसे इस ऑपरेशन के लिए SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास टोली को चुना गया। 29 से 30 अगस्त की उस अंधेरी रात में जो कुछ हुआ, चीन की आर्मी को उसकी भनक बहुत देर से लगी और जब तक चीन की लाल सेना जागी तब तक हमारे शूरवीर कई चोटियों पर तिरंगा फहरा चुके थे। न्यूज 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव पड़ताल। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने भारतीय सेना के ऑपरेशन दक्षिण पैंगोंग पर बड़ी पड़ताल की। इस पड़ताल में पता लगा कि 29 से 30 अगस्त की दरमियानी रात LAC पर पैंगोंग झील के नजदीक भारतीय सेना ने कैसे चीन को धूल चटाई और कैसे अंधेरी रात में महज 120 मिनट के अंदर SFF ने कई चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया। 29-30 अगस्त की रात को जिन चोटियों पर SFF की विकास टीम ने तिरंगा लहराया था, उस ऑपरेशन को इतना गुप्त रखा गया था कि सेना की सुरक्षा में तैनात फॉर्मेशन ट्रूप्स को भी इसकी जानकारी नहीं थी। न्यूज 18 को 29 और 30 की रात की पूरी खबर पता लगी है, जिसके मुताबिक खुद जनरल बिपिन रावत की अगुवाई में इस ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी कई दिन पहले ही कर ली गई थी। दिल्ली में आला अधिकारियों को खबर थी कि LAC पर पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से में चीन की पोजीशन क्या है। चीन को करारा जवाब देने के लिए नई दिल्ली में बड़े सैन्य अधिकारियों की एक अहम बैठक हुई। चीन से कैसे छीनी पहाड़ियां। 24 अगस्त की दोपहर को नई दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS बिपिन रावत भी मौजूद थे। उनके साथ बैठक में कई बड़े सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में चीन से अहम चोटियां छीनने की रणनीति बनाई गई। SFF की एक खास टीम को इस ऑपरेशन के लिए चुना गया। इस ऑपरेशन का खतरा समझते हुए CDS बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश भी दे दिए थे। SFF की टीम को खास वजह से चुना गया था। SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स माउंटेन डिवीजन की स्पेशल फोर्स होती है। 29-30 अगस्त की रात को हुए ऑपरेशन के लिए जिस SFF की टुकड़ी को चुना गया, उस टुकड़ी में तिब्बत के जवान भी शामिल थे। इस टुकड़ी को चुनने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जवान उस तरीके के इलाके और मौसम में ढले हुए होते हैं। अगर हमें दूसरी भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो 18,000 से 19,000 की फीट की ऊंचाई पर जहां लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ये जवान वहां मैराथन भी दौड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी पैदाइश परवरिश इसी तरीके के इलाकों में हुई है। SFF की टीम चुने जाने के बाद ऑपरेशन की रणनीति तैयार की गई। ऑपरेशन में तय किया गया कि हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल, रेजोंग लॉ और रेकिन लॉ चोटियों पर कब्जा किया जाएगा। इन चोटियों पर कब्जा करने के लिए SFF की टुकड़ियों को 120 मिनट का महज वक्त दिया गया। SFF की टुकड़ियों को सपोर्ट देने के लिए चोटियों के नजदीक बड़ी तोपें और मिसाइलें तैनात कर दी गई। भारतीय सेना ने अपने कैंपों में एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए। इसके अलावा कंधे से दागी जाने वाली इग्ला मिसाइल के साथ जवानों की तैनाती कर दी गई। जवानों को आदेश दे दिए गए कि चीन के एयरक्राफ्ट देखते ही ध्वस्त कर दिए जाएं। ऑपरेशन की तैयारी पूरी होते ही SFF की टीम को एक्टिवेट कर दिया गया। साथ ही रेकी करके ये भी पता लगा लिया गया कि आखिर चीन की तैयारी क्या है। चीन ने मोल्डो के पास पांगुर लेक पर T-15 टैंक तैनात करके रखे थे। वहीं दूसरी तरफ उसे इस बात की भनक भी नहीं लगी थी कि भारत कोई पलटवार करने वाला है। SFF की टुकड़ी और भारतीय सेना ने तैयारी पूरी कर ली थी। LAC की ओर बढ़ते हुए सैनिक आगे बढ़ते चोटियों के नजदीक पहुंच चुके थे। तब इंतजार था अंधेरा गहराने का और जैसे ही अंधेरा गहराया ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कमांडर का इशारा मिलते ही SFF की टुकड़ी ने इस पांगुर की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। बिजली की गति से यह टुकड़ी 120 मिनट से पहले ही ऑपरेशन पूरा कर चुकी थी। 31 अगस्त की सुबह से पहले 2000 भारतीय जवान चोटियों पर तैनात हो गए। चीन से वापस छीनी गई चोटियों पर फ्रेंच मिलान एंटी टैंक मिसाइल लगा दिए गए। इसके साथ ही कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिए गए। इन हथियारों के सामने मोल्डो में खड़े चीन के टैंक बेकार खड़े रह गए और 31 अगस्त की सुबह तक चीन के मोल्डो मोर्चे पर भारत हावी हो गया।
मतलब ये कि स्पांगुर की तलहटी में खड़ा चीन का असला बारूद धरा का धरा रह गया और भारतीय सेना इस हालत में पहुंच गई कि चीन ने जैसे ही पलटवार की सोची, उसके सैनिकों को वहां से भागना पड़ा। 31 अगस्त की सुबह बदले हालात देखकर चीन को झटका लगा तो चीन ने चोटियों की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इसके जवाब में भारतीय जवानों ने हवा में गोली चलाकर चेतावनी दी। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद चीन की सेना उल्टे पांव भाग निकली, लेकिन एक बार फिर चीन की सेना ने पलटवार की कोशिश की। चीन के जवानों ने मोल्डो की सड़क से रेजोंग लॉ तक हथियार बंद गाड़ियां लाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के एंटी टैंक हथियार देखकर गाड़ियां लेकर वो लौट गए। चोटियों पर कब्जा होते ही चीन को एहसास हो गया कि उनकी फौज की गिनती और उनके हथियार सब धरे के धरे रह गए हैं और उनकी हालत ऐसी हो गई कि अब भारतीय सेना से वो बच नहीं सकते। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात का ऑपरेशन भारतीय सेना की बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुआ, लेकिन बारूदी सुरंग पर पैर पड़ते ही एसएफएफ के सूबेदार निगमा तेंजिंग शहीद हो गए। 29 अगस्त की रात से ही चीन की सेना की हेकड़ी हवा हो गई और चौथी उंगली यानी फिंगर 4 की सभी चोटियों पर भारतीय सेना के बूटों के कदम ताल से चीन के कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। लंदन से तुर्की जा रहे इजी जेट के एक विमान में एक यात्री ने अफ्रीकी मूल की एक महिला पर हमला कर दिया। आरोप है कि नस्ली टिप्पणी करने पर महिला ने विरोध जताया था और सामने आए एक वीडियो में उसे ऐसा कहते हुए भी सुना गया। नस्ली टिप्पणी पर उसने आपत्ति जताई तो एक यात्री बुरी तरह भड़क गया। यही नहीं, उसने लोगों की काफी समझाने के बावजूद उस पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद जब इजी जेट का विमान तुर्की के अंतालिया पहुंचा तो पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। इस पर विमान में मौजूद यात्रियों ने तालियां भी बजाई। इस घटना पर ब्रिटेन की निजी एयरलाइंस कंपनी इजी जेट ने भी दुख जाहिर किया। बिहार के पश्चिमी चंपारण से एक खौफ से भर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें गाड़ी उफनती नदी को पार करते वक्त सैलाब के बीच फंस गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, गाड़ी में 2 लोग मौजूद थे, जिन्हें उनकी लापरवाही ने खतरे में डाल दिया। नदी को पार करते वक्त गाड़ी सैलाब के बीच फंस गई। सामने आए एक वीडियो में गाड़ी में फंसे लोग बाहर निकलने की कोशिश करते दिखे। किसी तरह इलाके के लोगों की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद खुदाई करने वाली एक मशीन से गाड़ी को भी खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की। इलाके के लोगों ने बताया कि पुल नहीं होने की वजह से लोगों को इसी तरह जान खतरे में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। महाराष्ट्र के कोरोना के बढ़ते मरीजों पर देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के पार जाने को राज्य सरकार की नाकामी बताया और इस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी निशाने पर लिया। मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कोरोना के संकट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। मोहन भागवत 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर पार्टी ने 7 दिनों तक राज्य में शोक मनाने का ऐलान किया। इस बीच पार्टी का झंडा झुका रहेगा। साथ ही इन 7 दिनों में आरजेडी की तरफ से कोई राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। राजस्थान के जैसलमेर में जमीन विवाद की शिकायत देने पुलिस थाने पहुंचे एक शख्स ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आरोप है कि पुलिस थाने में उसकी शिकायत नहीं लिखी जा रही थी, जिसके बाद उसने अपनी जान देने की कोशिश की। यूरोप के देश बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के इस्तीफे की मांग करते हुए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। बेलारूस में 9 अगस्त को चुनाव हुए थे, जिसमें अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जीत हुई थी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, जिसके खिलाफ बेलारूस में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी मिन्स्क में तो प्रदर्शन के समय लोग हिंसक हो गए। सड़कों पर उतरे लोगों को काबू करने के लिए सेना की भी मदद ली गई। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों से टकराव के बाद उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। राष्ट्रपति के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।
अलेक्जेंडर लुकाशेंको 26 साल से बेलारूस की सत्ता पर जमे हुए हैं, लेकिन वहां विपक्ष उन पर धांधली के तहत चुनाव जीतने का आरोप लगा रहा है, जिसके खिलाफ 10,000 से ज्यादा लोगों ने सड़कों पर उतरकर हंगामा किया। बड़े पैमाने पर हुए इस प्रदर्शन का एक चौंका देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें चारों तरफ भीड़ का हुजूम दिखा। मुंबई के साइन अस्पताल में एक कोरोना मरीज का शव गलत परिवार को देने के मामले में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बताया गया कि इस लापरवाही की वजह से परिवार ने उस शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन जब ये बात मरीज के परिवार के लोगों को पता चली तो वो आग बबूला हो गए। भीड़ में शामिल लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट की भी कोशिश की। हालांकि काफी हंगामे के बाद पुलिस ने लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन चले गए। इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 2 कर्मचारियों को भी आनन फानन में सस्पेंड कर दिया। हम लोग को पता रहा कि हमारी बॉडी उधर नहीं है, उन्होंने अंतिम संस्कार उस पे कर दिया है। पुलिस ने भी अस्पताल पर लगे लापरवाही के आरोपों की जाँच का भरोसा दिया। लंदन में एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक हंस ने एक आदमी पर हमला कर दिया। हंस के हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो गया, जिसमें दिखा कि वो आदमी उस हंस के बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो हंस ने उसे अपने पंख से मारने की कोशिश की। जाली में फंसने के बाद हंस का बच्चा खुद से निकल नहीं पा रहा था और वो आदमी उसे निकालने में जुटा हुआ था, लेकिन हंस को लगा कि वो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा है और गुस्से में आकर उसने हमला करना शुरू कर दिया। Stop it. Stop it. Because it really hurts. हालांकि हंस के हमले के बावजूद वो आदमी अपने काम में जुटा रहा और आखिरकार उसने उस बच्चे को जाली से निकाल दिया, जिसके बाद उसने उसे पानी में छोड़ दिया। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल फिर से शुरू हुआ। ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का ट्रायल एक बार फिर से शुरू हो गया। इससे पहले वैक्सीन के परीक्षण के आखिरी चरण में एक आदमी के बीमार होने के बाद इस पर रोक लगा दी गई थी। वैक्सीन बनाने की दौड़ में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये वैक्सीन सबसे आगे बताई जा रही है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने कार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 6 गाड़ियां बरामद होने की भी जानकारी दी। कोरोना संकट के बीच अभिनेता रणबीर कपूर ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी, जिसमें वो पुलिस की वर्दी में नजर आए। हालांकि उनकी इस फिल्म का नाम अब तक सामने नहीं आया है। यूपी के सीतापुर में एक पुजारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में पुजारी का शिष्य भी बताया जा रहा है। इस मामले में राज्य की योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों ने उसके कार्यकर्ता की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया, जबकि पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया। इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारी सड़क के बीच बैठ गए और जाम लगा दिया। मौत से गुस्साए लोगों ने टीएमसी के खिलाफ नारे भी लगाए। इससे पहले पेड़ से लटके शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और उसे पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए ले गई। मौत पर शुरू हुए हंगामे को शांत कराने के लिए पुलिस ने लोगों को जांच का भरोसा दिया। लद्दाख में सीमा पर तनाव के बीच चीन से सबसे बड़ी खबर आ रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ देश के अंदर विद्रोह तेज हो गया है। शी जिनपिंग पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने भारत के साथ सीमा विवाद बढ़ाकर देश की नाक कटवा दी है, क्योंकि चीन की सेना को लद्दाख में करारी चोट लगी है। उनके हाथ से कई अहम चोटियां निकल चुकी हैं। गलवान की झड़प के बारे में भी चीन पर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका मीडिया ने चीन की पोल खोलते हुए रिपोर्ट जारी की है कि किस तरह चीन की सेना की लद्दाख में भद पिटी और 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए। 1962 के बाद पहली बार चीन को भारत ने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। लद्दाख की पेंगोंग झील पर चीन की सेना ने घुटने टेक दिए। भारतीय सेना ने पेंगोंग त्सो और स्पांगुर त्सो झील के आसपास की अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया है, जिससे चीन की सेना बेहाल हो गई है। भारतीय सेना की मजबूती की खबर फैलते ही चीन के अंदर शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह भड़क गया है। अब शी जिनपिंग के खिलाफ पार्टी के अंदर आवाजें उठने लगी है।
जिससे उनकी गद्दी पर खतरा मंडरा रहा है। एलएसी पर चीन ने इस इरादे से तनाव को बढ़ाया ताकि वो भारतीय इलाकों के कुछ जमीन पर कब्जा कर सके, लेकिन इस बार तो भारतीय सेना ने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को उन चोटियों से नीचे पटक दिया जहां पर चीन 1962 के बाद से अपना हक जताता रहा है। भारतीय सेना ने पेंगोंग के दक्षिण इलाके के चुशुल सब सेक्टर के आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। इस कब्जे की खबर फैलते ही चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क उठी है, क्योंकि चीन की सेना ने एलएसी के जिस इलाके से नियंत्रण खोया है वो सामरिक लिहाज से बहुत अहम है। पेंगोंग का दक्षिणी इलाका चुशुल का सब सेक्टर है। यहाँ पर थाकुंग हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरंग हिल और मगर हिल है। इसके अलावा यहाँ रेजोंग लॉ और रेकिन लॉ भी है। इसी इलाके में स्पांगुर गैप और चुशुल घाटी है। इस इलाके की कई चोटियों पर भारतीय सेना तिरंगा फहरा चुकी है। बीते 15 दिनों में भारत ने हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल, रेजोंग लॉ और रेकिन लॉ चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया है। ये सारी चोटियां वो है जहां 1962 की भारत चीन लड़ाई में जोरदार जंग हुई थी। इन चोटियों के साथ साथ भारतीय सेना ने फिंगर 4 की चोटी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। चीन की सेना के लिए 50 साल बाद एलएसी के इस सेक्टर से ये बड़ी हार की खबर मिली, क्योंकि अब चीन की सेना के हर कैंप पर भारतीय सैनिकों की सीधी नजर है, जिससे चीन के तेवर ढीले पड़ गए हैं और वो बातचीत के लिए ज्यादा उत्सुक दिखाई दे रहा है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 5 बार बैठक हुई, लेकिन सब बेनतीजा। लेकिन भारतीय सेना ने पेंगोंग के दक्षिणी इलाके की कई महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर अपना कब्जा कर चीन को बैकफुट में ढकेल दिया। अब जब बातचीत की मेज पर चीन आएगा तो इसके तेवर ढीले रहेंगे और तब भारतीय सेना सख्ती से इस बात को कहेगी कि वो अपने सैनिकों को अप्रैल वाली स्थिति पर वापस ले जाए। चीन के तेवर ढीले पड़ने के पीछे की वजह है भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोजीशन, जिन्हें आप इस नक्शे के जरिए भी समझ सकते हैं। हम इस नक्शे में चीन के वो कैंप दिखा रहे हैं जिन पर भारतीय सेना की सीधी नजर है। रेकिन लॉ और रेजोंग लॉ नाम की इन 2 चोटियों से भारतीय सेना चीन पर नजर रख रही है। इन चोटियों के सामने चीन के नियंत्रण वाला इलाका भी है। इन चोटियों से स्पांगुर त्सो झील तक साफ देखा जा सकता है। ये 2 घाटियां हैं जिन्हें स्पांगुर पास और माउंटेन पास कहते हैं। इसके ठीक सामने स्पांगुर त्सो झील की तलहटी में चीन के सैन्य ठिकाने भी हैं। देखिए, ठिकाना नंबर 1, ठिकाना नंबर 2 और ये नंबर 3 और नंबर 4। ये चारों ठिकाने चीन ने तनाव बढ़ने के बाद बनाए हैं और एक छोटा सा सैन्य कैंप उसका स्थायी कैंप है जो हर मौसम में यहाँ मौजूद रहता है। सितंबर के महीने की शुरुआत से ही रेकिन लॉ और रेजोंग लॉ चोटियों की ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों की नजर चीन की हर हरकत पर बनी हुई है। चीन इसी बात से बेचैन है क्योंकि वो कोई भी हरकत करता है तो उसकी हर मूवमेंट की खबर भारत को पहले ही लग चुकी होती है। इसीलिए चीन के सैनिकों ने जब सितंबर की शुरुआत में ही मध्यकाल के हथियार, भाले, फरसे लेकर अटैक की कोशिश की थी तो ऊंचाई पर बैठी भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया था। सैटेलाइट इमेज के लिहाज से तो हम देख चुके हैं कि भारत की सेना कितनी मजबूत स्थिति में है, लेकिन हम आपको उस एंगल से भी दिखाने वाले हैं जिससे साफ साफ दिखाई देगा कि चीन कितनी बड़ी मुसीबत में यहां फंस चुका है। इस एंगल से देखकर साफ समझा जा सकता है
कि असीम विस्तार तक दूरबीन थामे हुए हमारे सैनिक चीन की हरकत को कैसे देख रहे हैं। ये चोटियां हैं रेकिन लॉ और रेजोंग लॉ। इन दोनों चोटियों के बीच दो दर्रे हैं, यानी वो समतल जगह जहां चीन अपने साजो सामान हथियारों के साथ चढ़ाई करने का प्लान बना सकता है। सामने नजर आ रही स्पांगुर्तो झील, इसी झील के किनारे पर चीन के कैंप लगे हुए हैं। यानी अगर चीन जरा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हमारे सैनिकों को बहुत पहले इसकी भनक लग जाएगी। और इतना ही नहीं, इन चोटियों पर बैठे भारतीय सैनिक एलएसी के कई किलोमीटर दूर अंदर तक चीन पर नजर रख रहे हैं। स्पांगुर झील के नजदीक ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना रोजाना अपना किला मजबूत करती चली जा रही है और करीब आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठी चीन की सेना हाथ पर हाथ धरे ये सब कुछ देखने को मजबूर है। एलएसी पर भारतीय सेना की मजबूती की खबर सीपीपी यानी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को भी है और उसके बाद से ही चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ आवाजें भी उठनी शुरू हो गई है। शी जिनपिंग के इशारे पर गलवान में मारे गए चीन के सैनिकों की वो खबर जिसको कि अब तक दबाया रखा गया था, उसे अमेरिकी मीडिया ने खोल दिया, जिसके बाद से अब पूरी दुनिया में चीन की नाक कट चुकी है। अमेरिकी मीडिया की न्यूज वेबसाइट न्यूज वीक की इस हेडलाइन को देखिए। लिखा गया है कि चाइनीज आर्मी फ्लॉप इन इंडिया, यानी सीमा विवाद बढ़ाने वाली चीन की सेना नाकाम हो चुकी है। अब शी जिनपिंग आगे क्या करेंगे? इसी रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि भारत पर मानसिक दबाव बनाने के लिए चीन की सेना गलवान में घुसी थी। चीन की सेना ने उस वक्त सोचा था कि भारत पलटवार नहीं करेगा, लेकिन आत्मरक्षा में भारतीय सेना ने पलटवार किया और रिपोर्ट के मुताबिक गलवान की उस झड़प में चीन के सबसे कम 43 सैनिक मारे गए होंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के मरने वाले सैनिकों की गिनती 60 भी हो सकती है। रिपोर्ट में भारतीय सेना की तारीफ में लिखा गया कि 50 साल में पहली बार भारतीय सेना ने चीन को खदेड़ा है और चीन ने जो चोटियां कब्जाई थी, भारत ने उसे वापस हासिल कर लिया है। अब पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में अहम चोटियों पर भारत का कब्जा हो चुका है और भारत के पलटवार से चीन की सेना भौचक हो गई है। कुछ दिन पहले सरहद पर चीन की कब्रगाह की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें 100 से भी ज्यादा कब्र दिखाई दे रही थी। चीन भारत की इस मजबूत स्थिति से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अहम चोटियां गंवाने के बाद चीन वापस लौट नहीं सकता और घुसपैठ करने लायक भारतीय सेना ने चीन को छोड़ा नहीं। इसलिए शी जिनपिंग अब झूठ के सहारे अपनी दुकान चला रहे हैं। तिब्बत के पठारों में उसकी सेना गोलाबारी कर रही है और प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर चीन की जनता को बहला रही है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया गया। इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद से ही वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस बीच एक आदमी ने अपना विरोध जताने के लिए खुद को बिजली के खंभे से बांध लिया। उस आदमी के गले में एक चेन भी बंधी नजर आई। इस दौरान सैकड़ों लोग उसके आसपास खड़े हुए दिखाई दिए। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लागू होने के बावजूद वहां लोगों ने न केवल प्रदर्शन किया, बल्कि कुछ लोग तो उस आदमी के गले मिलते भी नजर आए। हालांकि बाद में पुलिस वहां पहुंची और उसके गले में बंधी चेन को तोड़ा गया। चेन के टूटने के बाद उसे अस्पताल भिजवाया गया। बताया गया कि कई घंटों तक बंधे होने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। पुलिस के आने के बाद भी प्रदर्शनकारी वहां से टस से मस नहीं हुए। दिल्ली हिंसा मामले की जांच में जुटी स्पेशल सेल ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। खालिद की गिरफ्तारी यूएपीए एक्ट यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत कल देर रात हुई। उमर खालिद से स्पेशल सेल की टीम 2 बार पूछताछ भी कर चुकी है। पहली बार कुछ महीने पहले पूछताछ की गई थी, जबकि दूसरी बार करीब 10 दिन पहले उससे पूछताछ की गई थी। इतना ही नहीं, पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी जांच के लिए जब्त किया है। खालिद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा से पहले 2 अलग अलग स्थानों पर भड़काऊ भाषण दिए जाने का आरोप है। उमर खालिद को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, जल्द ही लद्दाख के सभी इलाकों को हवाई रूट से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है। लद्दाख में 6 हवाई पट्टी और 22 हेलीपैड होंगे, जबकि लद्दाख में 3 हवाई पट्टी और हेलीपैड पहले से बने हुए हैं, जिन्हें और आधुनिक बनाया जाएगा।
महाराष्ट्र के शिरडी में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने साईं मंदिर खोलने की मांग पर प्रदर्शन किया। कोरोना की वजह से पिछले 5 महीने से साईं मंदिर में जाने पर रोक लगी है, जिसके विरोध में एमएनएस के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। इन लोगों ने मंदिर खोलने की मांग करते हुए जुलूस निकाला। हाथों में बैनर और पोस्टर पकड़े ये लोग मंदिर के पास पहुंच गए और अंदर जाने पर अड़ गए। पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग डटे रहे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से इस मुद्दे पर बातचीत भी शुरू की, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल 5 लोगों को मंदिर में पूजा करने की इजाजत दे दी गई। पुलिस की मौजूदगी में इनमें 5 लोगों ने साईं बाबा के दर्शन किए, लेकिन ये सभी लोग कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियम भूल गए। मंदिर के अंदर हो या फिर बाहर, प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखना भी जरूरी नहीं समझा। हालांकि सभी लोग मुंह पर मास्क लगाए दिखाई दिए। एक अंग्रेजी अखबार ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि चीन भारत के सभी बड़ी हस्तियों की जासूसी करवा रहा है। अखबार का दावा है कि चीन पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत देश के 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों की जासूसी करवा रहा था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी की भी जासूसी का दावा है। तो वहीं ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, अशोक गहलोत समेत देश के कई मुख्यमंत्रियों की भी जासूसी का आरोप है। सेना से जुड़े लोगों की भी जासूसी करवाने का दावा किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चीन कई बड़ी हस्तियों की जासूसी करवा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार ने यह दावा किया है। शेनज़ेन इन्फोटेक्स से जासूसी करवाने का आरोप है, जिसमें पीएम मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत देश के तमाम मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। मीडिया कर्मियों की भी जासूसी चीन करवा रहा है। सेना से जुड़े लोगों की भी चीन जासूसी करवा रहा है। तो चीन पर बड़ा आरोप लगा है और इस डेटा का इस्तेमाल चीन आगे करेगा। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, चीन बड़ी हस्तियों की जासूसी करवा रहा है। एक तरफ बातचीत का दिखावा करता है, दूसरी तरफ जासूसी, ये बड़ा आरोप है चीन पर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चीनी कंपनी द्वारा ये बात सामने आई है कि महत्वपूर्ण लोगों का डेटा एनालिसिस किया जा रहा है, उनके डेटा मॉनिटरिंग की, ये बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि इससे पहले भी कुछ सालों पहले तक भी चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पर साइबर वॉरफेयर, साइबर आर्मी तैयार कर और भारतीय वेबसाइट को ट्रैक करने के आरोप लगे थे, जिसकी अलग अलग एजेंसियों ने जांच की थी। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब महत्वपूर्ण हस्ती, जिनकी तादाद 10,000 से भी ज्यादा है और जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, सीडीएस व तमाम अन्य महत्वपूर्ण हस्ती हैं, उनकी प्रोफाइल को मॉनिटर किया जा रहा है, उनके सोशल मीडिया के डेटा को लिया जा रहा है। तो बहुत बड़ी ये चीज सामने आई है और अब ये देखना होगा भारतीय एजेंसियों को कि किन किन पैमानों पर इस जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसने डेटा का इस्तेमाल किया, कैसे डेटा का आकलन किया और कानून के किन प्रावधानों के अंदर ये प्रोफाइल्स बनाई। बिल्कुल अमित, जो ये जासूसी की है इसमें प्रधानमंत्री शामिल है, राष्ट्रपति शामिल है, सीजीआई शामिल है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, मीडिया कर्मी शामिल है, सेना से जुड़े लोग शामिल हैं। तो ये बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, अगर हम पैटर्न देखें यहाँ पर, तो जो प्रोफाइल मॉनिटरिंग होती हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करती हैं, मसलन पुलिस, जांच एजेंसी, सेना, इस स्तर की मॉनिटरिंग करती हैं। लेकिन ऐसा पहली बार सामने आया है कि जब चीन से जुड़ी कोई विदेशी कंपनी इस स्तर पर इतनी बड़ी तादाद में और इतना विस्तृत मॉनिटरिंग सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कर रही है। यहाँ तक कि अगर इस जांच में सामने आई है कि ये जो ट्वीट करते थे महत्वपूर्ण हस्ती, उन्होंने कितनी बार ट्वीट किया, उसको किन किन लोगों ने रिट्वीट किया, उनको किन किन लोगों ने लाइक किया, इस तरीके से करके 10,000 से ज्यादा लोगों का एक प्रोफाइल तैयार किया गया और अलग अलग लोगों के प्रोफाइल का अलग अलग वक्त क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उनका भी ये आकलन किया गया। तो एक बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आई है और अब ये आने वाले दिनों में इस एजेंसियां जो तफ्तीश करेंगी कि किस स्तर पर और आगे ये बढ़ी थी जांच, कैसे आगे बढ़ी थी और ये कंपनी की किन किन लोगों को यहाँ पर भारत में इन्वॉल्व कर रखा था, ये देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल अमित, 10,000 से ज्यादा ऐसी हस्तियां हैं जिनकी जासूसी चीन ने करवाई है। एक तरफ चीन शांति की बात करता है, शांति प्रिय देश कह रहा है। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कल ही खबर छपी है, चीन से हमारे रिश्ते बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। तो एक तरफ बातचीत का दिखावा, दूसरी तरफ जासूसी। चीन पर कैसे विश्वास किया जाए? जी बिल्कुल, एकदम इसमें चीन की ये दोहरी चाल यहाँ पर एक बार फिर उजागर होती है। इससे पहले जैसा हमने बताया कि कुछ सालों पहले पर चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर साइबर वॉरफेयर इकट्ठा लॉन्च करने का भारत के खिलाफ आरोप लगा था और बाकायदा करीब 1.5 से 2 लाख की प्रोफेशनल चीन में हायर किए गए थे। ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिनका काम ही यही था कि भारतीय वेबसाइट, भारतीय जो संस्थान है और महत्वपूर्ण चीजें उनकी मॉनिटरिंग करना। ठीक उसी सर्च पर अब यह मामला सामने आया है, हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर इसको एक टेक्निकल टर्म में कहते हैं। तो इसको ये पूरी मॉडस ऑपरेंडी यहाँ पर सामने आई है। और जब इतने महत्वपूर्ण शख्स हों भारत के, अमूमन हर एक शख्स हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे नेता विपक्ष हो, चाहे विपक्षी पार्टी का अध्यक्ष हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष हो, चाहे जो सामाजिक रूप से सक्रिय जो लोग हैं, तो जब इन लोगों की लगातार जब मॉनिटरिंग की जा रही है, क्या सोच रहे हैं, किस वक्त पर इन्होंने ट्वीट किया है, तो इस कंपनी पर शक होना जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बिल्कुल। तो अमित, इसी के साथ चीन की बड़ी साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे हम। कोरोना संकट के बीच आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। कोरोना महामारी की चुनौती के बीच ये सत्र 18 दिनों का है, जो बगैर किसी छुट्टी के लगातार 1 अक्टूबर तक चलेगा। सत्र के समय सियासी तापमान बढ़े रहने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष चीन के साथ LAC पर चल रहे विवाद, अर्थव्यवस्था और कोरोना संकट जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस सत्र में सरकार 23 विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इनमें 11 विधेयक अध्यादेशों की जगह लेने के लिए लाए जाएंगे। मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोपहर 3 बजे राज्यसभा में उप सभापति का चुनाव होना है। एनडीए की ओर से JDU सांसद हरिवंश, तो विपक्ष की ओर से RJD सांसद मनोज झा उम्मीदवार हैं। सभी दलों के नेताओं ने संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने के सहयोग के लिए आश्वस्त किया है। मुझे आशा है ये संसद सत्र सुचारू रूप से चलेगा, सबकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के व्यापक इंतजाम के साथ चलेगा। हमारे चाइनीज एग्रेशन है, कोरोना पेंडेमिक है, इकोनॉमी है, बेरोजगारी है, माइग्रेंट लेबर की हालात पे चर्चा करना चाहिए। ये सारे मुद्दे हैं हमारे पास। चाइना के मुद्दे पे हम चर्चा चाहते हैं, क्या हो रहे हैं, क्या होने वाला है, स्थिति क्या है, ये सारे सिर्फ मैं नहीं, हिंदुस्तान के आम लोग यह जानना चाहते हैं। केरल के मालप्पुरम में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के युवा संगठन ABVP के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। राज्य सरकार के मंत्री KT जलील के खिलाफ कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। ABVP के कार्यकर्ता पुलिस की बैरिकेडिंग को पार करके आगे बढ़ने की कोशिश में दिखाई दिए, जिस पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। इस लाठीचार्ज के बावजूद कार्यकर्ता वहां से नहीं हटे, वो वहीं जमीन पर बैठकर अपना विरोध जताने लगे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से उठाना शुरू कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच अफरा तफरी भी मच गई। बाद में कई कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने सोने की तस्करी के आरोपी मंत्री के खिलाफ रैली निकाली, जो कई इलाकों से होकर गुजरी। सुशांत सिंह मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 6 लोगों की आज कोर्ट में पेशी होगी। एनसीबी अधिकारियों के मुताबिक ये 6 ड्रग्स तस्कर आरोपी मिरांडा और शोविक से लगातार संपर्क में थे। एनसीबी ने इनमें से एक ऑटो वाले को भी गिरफ्तार किया है, जो ड्रग्स का सप्लाई करता था, ताकि पुलिस और जांच एजेंसी को कोई शक ना हो। एनसीबी ने इन सभी को मुंबई और आसपास के इलाकों में छापेमारी कर गिरफ्तार किया था। कोरोना संकट के बीच देश भर में नीट की परीक्षाएं आयोजित की गई। इस महामारी की वजह से नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग पर खूब हंगामा भी हुआ था, लेकिन सुरक्षा के सभी उपायों के साथ देश भर में ये परीक्षाएं ली गई। दिल्ली के मयूर विहार से सामने आई तस्वीरों में परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के खास इंतजामात नजर आए।
मास्क और दस्ताने पहने हुए छात्रों को ही परीक्षा केंद्र में जाने दिया गया। उनके बीच दूरी बनाए रखने के लिए जमीन पर बने निशान भी नजर आए। अंदर जाने से पहले सभी छात्रों के तापमान की भी जांच की गई। बहुत से सेफ्टी है और यहाँ पे हैंड ग्लव सब मतलब सब यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे हो रहा है मेंटेन। परीक्षा केंद्र के अंदर भी छात्रों के बीच दूरी का ख्याल रखा गया। कोरोना से बचाव के लिए उन्हें एक दूसरे से दूरी पर बिठाया गया। देश भर के सभी परीक्षा केंद्रों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, जल्द ही लद्दाख के सभी इलाकों को हवाई रूट से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है। लद्दाख में 6 हवाई पट्टी और 22 हेलीपैड होंगे, जबकि लद्दाख में 3 हवाई पट्टी और हेलीपैड पहले से बने हुए हैं, जिन्हें और आधुनिक बनाया जाएगा। तो लद्दाख के कई इलाकों को हवाई रूट से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने इस अहम योजना को मंजूरी दे दी है और जो हवाई पट्टी वहां पर पहले से मौजूद हैं, उन्हें और भी ज्यादा आधुनिक बनाया जाएगा। 3 हवाई पट्टी और हेलीपैड पहले से बने हुए हैं, जिन्हें और मॉडर्न बनाया जाएगा। जो मंजूरी दी गई है उसके मुताबिक लद्दाख में 6 हवाई पट्टी और 22 हेलीपैड होंगे, यानी कि लद्दाख के सभी इलाके अब हवाई रूट से जुड़ेंगे। और इस मंजूरी के बाद ही चीन घबरा गया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें खुद को तांत्रिक बताने वाले एक बाबा ने इलाज के नाम पर जुल्म किया। वो एक नाबालिग लड़की का इलाज करने के लिए उसके घर पहुंचा। करने के लिए अजीबोगरीब हरकत करने लगा। हाथ में तलवार पकड़कर वो घर के अंदर चीखता चिल्लाता रहा। सामने आई तस्वीरों में वो बाबा फर्श पर पड़ी लड़की को अपने पैरों से कुचलता नजर आया। इसके बाद उसने अचानक उसके बाल पकड़ लिए और उसे घसीटने लगा। जुल्म की इंतहा यहीं खत्म नहीं हुई। ढोंगी बाबा ने बाल को इतने जोर से खींचा कि उस लड़की की चीखें निकल गईं। इलाज के नाम पर तांत्रिक की इस करतूत को परिवार वाले भी देख रहे थे। थोड़ी देर बाद फर्श पर पड़ी उस लड़की के ऊपर पानी डालने के बाद वो उसके करीब लेटकर सोने का दिखावा करने लगा। इस वीडियो के वायरल होते ही बाबा फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर चीन से जुड़ी हुई। एलएसी पर भारत के कड़े तेवर के बाद चीन डरा हुआ है। ऐसे में वो झूठ फैलाने में जुटा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एलएसी पर तनाव के बीच फिर 1962 की जंग का जिक्र किया है। चीन को डर है कि अगर जंग हो गई तो उसे भारत से निपटना मुश्किल होगा। ऐसे में उसने लिखा कि भारत को सैन्य जोखिम नहीं लेना चाहिए और दोनों देशों को एक होना चाहिए, जबकि सभी जानते हैं कि चीन एक तरफ बात करता है, दूसरी तरफ धोखा देने की फिराक में रहता है।